ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स का भी होगा और कुछ क्वेश्चन वही जेई लेवल का होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्या बोला है कि इफ ए आई जे पी एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ए आई जे बी ए 3x3 मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे A11, A12, A13 ऐसा जैसा होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33 कुछ ऐसा होगा। तो वो हमारा A मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स है। ठीक है, और Q मैट्रिक्स भी वैसे ही है। यहाँ पे A का बजाय यहाँ पे B आई जे दिया है, B आई जे, वो भी वही 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। क्योंकि बी आई जे का वैल्यू दिया है 2 to the power I plus j into a i j, और हमको बोला है कि इफ क्या बोला है, डिटरमिनेंट ऑफ p is 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ q is equal to what। p का डिटरमिनेंट अगर 2 है तो फिर q का डिटरमिनेंट कितना होगा, ये हमको सवाल में पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं p और क्या q क्या है। p क्या है पहले देख लेते हैं। p हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो p कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ऐसे ही A31, A32 और A33, ये हमको दिया है ना P। ऑलराइट, तो अब हमको बोला है क्या, यहाँ पे P का डिटरमिनेंट जो है वो हमको दे दिया है 2। डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2, दैट इज गिवन टू मी। अब हमको Q का बारे में बोला है कि Q का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो Q लिखते हैं। Q मैट्रिक्स है क्या, Q मैट्रिक्स है क्या, B आई जे है। तो जैसे A आई जे था वहाँ पे वैसे B आई जे है। तो B आई जे अगर है तो दिस मस्ट बी B11, B12, B13, ऐसे ही B21, B22 और B23, just like that it is B31 and B32, then B33। अब हमारा जो A और B में जो रिलेशन दिया है, A आई जे और B आई जे में, दिस इज द रिलेशन दैट इज गिवन टू मी। मतलब हर B आई जे को हम A आई जे का फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख लेंगे, 2 का पावर I plus j कर देंगे, फिर A आई जे लिख देंगे। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज, है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब B के जगह में A11 लिख लेंगे, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, 2 to the power I plus j हो जाएगा। यहाँ पे I और j का वैल्यू है 1 plus 1 2 हो रहा है, so it is coming 2 का स्क्वायर into A11। सबको समझ में आया, 2 स्क्वायर A11 कहाँ से आया? हाँ, नेक्स्ट 2 क्यूब A12, then 2 to the power 4 A13। so this is your first row। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकेंड रो देखते हैं क्या हो रहा है, 2 to the power और 2 plus 1 हो गया 3, A21, then 2 to the power 4 A22 and then finally 2 to the power 5 A23। ये हमारा सेकेंड रो खत्म हो गया। ऐसे थर्ड रो में देखते हैं क्या हो रहा है। थर्ड रो में आ रहा है 2 to the power 4 A31, 2 to the power 5 A32 and then 2 to the power 6 A23, A23। तो ये हमारा आ गया। ओके, तो अब हमको बोला है कि ये जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना बताओ। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, A33 है। ओके, A33, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा है, मतलब Q का मॉड पूछ लिया, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 A11, 2 to the power 3 A12, 2 to the power 4 A13, then we have 2 to the power 3 A21, 2 to the power 4 A22, 2 to the power 5 A23, and then we have 2 to the power okay, then we have 2 to the power 6, 6 बोल रहा हूँ, क्या है ये, 2 to the power 4
831 2 to the power 5 832 and 2 to the power 6 833। सही लिखा ना मैं यहाँ तक? Now it becomes a determinant, और डिटरमिनेंट में हमको पता है कि हमको क्या करना है, कॉमन लेना है अगर कॉमन आ रहा है तो अगर मैं फर्स्ट रो से a कॉमन 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, सेकंड रो से 2 का क्यूब कॉमन ले लूं, थर्ड रो से 2 to the power 4 कॉमन ले लेता हूं, तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा 2 to the power 2 into 2 to the power 3 into 2 to the power 4। साथ में और क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 to the power 2 कॉमन जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे 2 to the power 2 कॉमन जा चुका है, तो क्या मिलेगा हमको फिर a11 2a12 a11 2a12 2 स्क्वायर a13। इन सेकेंड रो में आ गया हमारा a21 2 a22 2 स्क्वायर a23। then we have got what, a31 then 2 a32 then 2 स्क्वायर a33। जरा जल्दी से बता दो मेरे को क्या होगा। अभी सेकेंड कॉलम से फिर से 2 कॉमन जाएगा और थर्ड कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ कितना हो गया, यहाँ पे 2 + 3 5 + 4 9 हो गया। अभी तक तो 9 है, यहाँ से 2 आया 10, यहाँ पे 2 आया 12 आ गया, मतलब 2 to the power 12 आ गया। अभी हमारे पास बच गया a11 a12 a13 a21 a22 a23 ओके। उसके बाद a31 a32 a33 एंड दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ p। p का डिटरमिनेंट यही है, तो 2 to the power 12 into डिटरमिनेंट ऑफ p, और p का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको दे दिया है 2, तो 2 to the power 12 into 2 is equal to 2 to the power 13। मतलब ये जो क्वेश्चन है पूरा प्योर लिखा हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर बेस्ड होकर था ये क्वेश्चन, ठीक है, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो हम तो समझाए इतना किए, बट खुद ही देख सकते हैं हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं और वैल्यू लिख सकते हैं फटाफट। 2 to the power 13 हो गया आंसर इसका। समझ में आया सबको? ओके, ये 2012 का क्वेश्चन था, एडवांस में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। a इतना दिया है, b इतना दिया है, पूछा है ab का मॉड कितना होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या हम लोग पढ़े हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ab इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ab इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, ये होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ ab इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी का ऊपर हमारे क्वेश्चन है। और क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल लो, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोल लो। डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों का डिटरमिनेंट होता है कितना, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सब अगर हमको पता है तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का काम है क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए हमको 2 सेकंड लगना चाहिए। तो a इतना दे दिया है, b इतना दे दिया है, ab का मॉड। ऐसा नहीं कि हम लोग ab मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका मॉड निकालेंगे, मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सीधा हम एक प्रॉपर्टी डाल देंगे। तो प्रॉपर्टी होता है क्या, ab का मॉड निकालने के लिए बोला है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू a मॉड इनटू b मॉड। अब a मॉड बोलने से a का डिटरमिनेंट है, एंड आई कैन सी कि a तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स ये बोल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आता है। 2 into 2 into 2 हो गया ना, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। b एक तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कैन यू सी दिस, b
बी हमारा एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पे बता दिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स करना है। तो इट इज कमिंग 1 into 1 into 1, 1 into 1 into 2 है, सॉरी। सो वी आर गेटिंग 16 फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा 16 है। हम ए बी मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी डाल के इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज सीख गए कि ए बी का मॉड निकालते हैं, फिर ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो अलग अलग हो जाता है। और दूसरा क्या हो गया कि डायगोनल एलिमेंट का सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर हमारा क्या नाम है उसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब निकलता है तो हमारा हो जाता है क्या, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, वो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। इफ ईच ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज दिस। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, तो उसी से ये जुड़ा हुआ है। पता है सबको कि अगर हम एक डिटरमिनेंट में, अच्छा ये प्रॉपर्टी किसको याद है, k into a इसका मॉड, k into a इसका मॉड, k into a इसका मॉड। अगर a is a square matrix of nth order, अगर a is a square matrix of nth order, then k into a का मॉड कितना हो जाता है, याद आया, k to the power n into a, where n is equal to order of the matrix, order of the matrix। तो अब बात हो रहा है क्या कि हम तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, लेकिन क्वेश्चन में तो डिटरमिनेंट बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमिनेंट है, ये तो मैट्रिक्स है, तो इसको इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। देखो ऐसा है कि एक डिटरमिनेंट अगर हम लेंगे, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, ये डिटरमिनेंट हो गया और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, ये डिटरमिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। अगर मेरे को इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है और इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 किसी एक रो में जाएगा या फिर किसी एक कॉलम में जाएगा। क्या समझ में आया मेरे बात? These 3 will go to any one of the row or any one of the column, whereas यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई होगा ये हर एलिमेंट के साथ होगा। इसका मतलब क्वेश्चन जैसे बोला है कि each element of a 3x3 matrix is multiplied by 3, it is equivalent to एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया है 3। और मैट्रिक्स के लिए हम पढ़े हैं कि 3a या फिर ka का मॉड डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी k to the power n into mod। क्या सबको समझ में आया? सो क्वेश्चन ऑल्दो डिटरमिनेंट दिया है, लेकिन डिटरमिनेंट में 3 मल्टीप्लाई करने से एक रो में जाता है। यहाँ पे बोल दिया कि हर रो में गया है, हर एलिमेंट के साथ गया है, मतलब मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई हुआ, जैसे हम मान सकते हैं। अब ये वाला अगर मैं मैट्रिक्स बना लूं, मान लेते ये वाला मैट्रिक्स बना लूं, ओके, और इसका वैल्यू a है सपोज, तो a का मॉड का वैल्यू कुछ आएगा 5 या 6 या 7 कुछ भी है मान लेते हैं। अब मैं जैसे 3a कर लूंगा तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 और फिर से यहाँ पे 3 3 3 आ जाएगा। अब जब मैं इसका मॉड लिखूंगा मतलब ये डिटरमिनेंट बन चुका है। जब इसका मॉड निकालूंगा तो ये डिटरमिनेंट बन चुका है। तो डिटरमिनेंट होने के लिए क्या होगा, 3 फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, 3 रो से 3 3 3 भाग आ जाएगा, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। साथ में बाकी जो हो गया ये नथिंग बट a का मॉड हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है, ये वाला प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। ये क्वेश्चन के लिए हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
और उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। अब बता तो सकते हैं हम लोग आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। के ए का मॉड इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू ए का मॉड। तो इफ k इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे 3a का मॉड हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू a का मॉड, दैट इज 27 इंटू a मॉड। a मॉड बोलने से डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, a मॉड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ a को लिखने का एक तरीका है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ये सवाल दिया है क्या कि a इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। 2019 का था। अभी मैं बहुत जल्दी तुम लोग को सारे ईयर का कराऊंगा, रिसेंट ईयर का भी क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ, कराऊंगा उसको। क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन उसको टाइप करके कराना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं करा दूंगा सारे। सो ये 2019 का है। a इज इक्वल टू दिस मच, a टू द पावर माइनस 500 इज इक्वल टू कितना होता है, ये सवाल में बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं कि अगर हम a स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है। a स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है। सो इट विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके, देन वी विल हैव व्हाट sin थीटा माइनस cos, नहीं खाली cos थीटा। तो ये हमारा बन गया क्या, फिर देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके, देन यू हैव गॉट sin थीटा, उसके बाद हमारा cos थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलता है देखते हैं, a स्क्वायर। सो दिस इनटू दिस, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कैन यू सी इट इज cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos थीटा इनटू cos थीटा इज योर cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा इज माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है कि नहीं रे? हाँ, उसके बाद हमारा आ गया क्या, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो cos थीटा इनटू माइनस sin थीटा, जो कि हो गया माइनस sin थीटा cos थीटा, ये भी माइनस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा। ओके, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे चेक करके देख लेना, इट इज कमिंग sin 2 थीटा एंड इट इज कमिंग cos 2 थीटा। ओके, तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। दिस कैन बी जनरलाइज्ड, a स्क्वायर होने से ऐसे हुआ, therefore a to the power n is equal to, हम लिख सकते हैं cos k थीटा माइनस sin k थीटा, then we have sin k थीटा and then cos k थीटा। तो इस हिसाब से अगर मैं a to the power माइनस 500 कर दूं, a to the power माइनस 500, so it is going to be what, cos 500 theta minus sin 500 theta, then we have got sin minus 500 theta, अरे minus 500 है ना, minus 500 theta, then sin minus 500 theta, then you have got cos minus 500 theta। तो ये बन गया हमारा a to the power minus 500, और हमको बोला है क्या, 8 थीटा इक्वल टू पाई बाय 12। तो अगर हम देखते हैं कि 500 इंटू पाई बाय 12 करेंगे तो हमारा ये कट जा रहा है, हमारा किसमें बताओ तो 4 में कट जा रहा है। 4 में कटने से कितना आ रहा है, 125 पाई बाय 3। आया समझ में, 125 पाई बाय 3। तो 125 पाई बाय 3 को अगर हम लिख लेंगे, ये बन जाता है कितना बताओ, 3 में कैंसिल करने से 1 2, हाँ हाँ
41 पाई तो नहीं हो रहा है, फिर 41 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर 42 पाई कर लेते हैं। 42 पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, 42 पाई माइनस पाई बाई 3। अब सुनो मेरी बात, 42 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये, अच्छा ये माइनस सब भी तो हटा देते हैं पहले, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, या फिर ऐसा लिखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 a to the power minus 500 is equal to, this is coming what, 125 लिख देते हैं ना, cos minus 125 pi by 3, then we have got minus sin, नहीं होगा ये पेज, नेक्स्ट पेज लिखना पड़ेगा हमको, हो गया। तो माइनस साइन minus 125 pi by 3, then we have got sin minus 125 pi by 3 and it is cos minus 125 pi by 3। ये तो सभी को पता चल गया, थीटा का वैल्यू में डाल दिया पाई बाय 12। तो अब हम क्या करने वाले हैं, cos ऑफ माइनस थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा का यूज कर लेते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। सो ये बन जाएगा हमारा क्या, cos 125 पाई बाय 3, ये बन गया sin 125 पाई बाय 3, ये बन गया माइनस साइन 125 पाई बाय 3 और ये हो गया हमारा cos 125 पाई बाय 3। सभी को समझ में आ गया ना? Yes. So it can be written as cos 42 pi minus pi by 3, ये हो गया हमारा sin 42 पाई माइनस पाई बाय 3, ये हो गया माइनस साइन 42 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड फाइनली cos 42 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, तो ये तो हमारा बन गया। अब उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जिसमें cos पॉजिटिव होता है, सबको पता है, जबकि sin होता है क्या, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3, ये हो जाएगा तो माइनस sin पाई बाय 3। तो बन गया कितना, cos पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया sin पाई बाय 3 cos पाई बाय 3। तो हमारा जो आंसर हो गया 1/2 माइनस √3/2, देन वी हैव गॉट √3/2 एंड 1/2। पता चला सबको? Yes. सो क्वेश्चन में हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज है और ट्रिग्नोमेट्री इसका यूज है, ये दो चीज का यूज है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज बताता हूं, फंडामेंटल चीज याद रखना है इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, अगर हम एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं, then a minus lambda I is equal to 0 is called the characteristic equation of that matrix. A minus lambda I
द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसमें से एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, उसमें से एक इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो उस इक्वेशन वैसे ये क्वेश्चन जो है ना बेस्ड ऑन दैट वन, ये क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बोला है, हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है स्पेलिंग, equation corresponding to the matrix is, characteristic equation corresponding to the matrix is a minus lambda a का mod is equal to 0। this implies, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखते हैं, a का वैल्यू कितना है 1 0 0, ओके, उसके बाद 0 1 1 0 माइनस 2 4 माइनस लैम्डा i, तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0। ओके, implies, अब क्या होता है देखते हैं, 1 माइनस लैम्डा 0 0, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो गया 0, 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद ये 1, then you have got 0, then you have got minus 2, then you have got 4 minus lambda। अब सवाल मन में यह आएगा, सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हम निकाल रहे हैं, इसका खासियत क्या है, what is the significance of this characteristic equation? Let me tell you, the characteristic equation का significance ये है कि वो जो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्डा का जगह में अगर हम a डाल देंगे, it will be satisfied। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो मैट्रिक्स विल बी, मैट्रिक्स A will satisfy the characteristic equation। मैट्रिक्स A will satisfy the characteristic equation। ये इसका खासियत हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी मिलेगा उसमें उसको मैट्रिक्स A जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा। अब हमको क्या करना है, यहां से सॉल्व करके निकालना, इसको सॉल्व कर देना, बस सॉल्व करेंगे तो हमको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्यूबिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें लैम्डा का जगह में हम लोग a डाल देंगे। अगर लैम्डा और लगता है तो इसके जगह में x भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट अस एक्सपांड दिस वन नाउ। implies 1 माइनस लैम्डा इनटू, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन नाउ? Yes। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस लैम्डा इंटू, ये हो जाएगा हमारा कितना, पहले 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, मतलब 4 माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो एज इट इज रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस लैम्डा को, तो माइनस लैम्डा क्यूब, उसके बाद हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, उसके
उसके बाद हो जाएगा क्या बताओ, ये 4 + 2 6 था, -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, लैम्डा क्यूब, उधर चले गया लैम्डा क्यूब मान लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 + 6 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद -11 लैम्डा + 6 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया क्या ना, -6 ये उधर गया, लैम्डा स्क्वायर उधर गया, अच्छा गड़बड़ कर दिया मैं, गड़बड़ कर दिया, साइन में गड़बड़ कर दिया, ये माइनस होगा, लैम्डा क्यू उधर गया, -6 लैम्डा स्क्वायर उधर गया, फिर ये -11 लैम्डा होने से +11 लैम्डा हो जाएगा और -6 हो जाएगा। क्या सही लिखा मैं अभी? अब इसको ना सेटिस्फाई करेगा, कौन सेटिस्फाई करेगा बताओ, ये a सेटिस्फाई करेगा। Therefore a³ -6a² + 11a इज इक्वल टू 6i। बोलो समझ में आया सबको? हमको बोला है कि 6a इनवर्स, तो 6 के साथ a इनवर्स चाहिए, तो मतलब a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू a³ माइनस a इनवर्स इंटू 6a² प्लस a इनवर्स इंटू 11a इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 6i। चलो पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैं गलती से कर दिया आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही हो जाएगा, क्योंकि a इनवर्स इंटू a भी i होता है और i इंटू a इनवर्स भी i होता है, सॉरी a इंटू a इनवर्स भी i होता है। तो यहाँ पे a इनवर्स इंटू a कर देंगे तो i हो जाएगा और साथ में a² मल्टीप्लाई होगा, मतलब इट विल बी a² माइनस a इनवर्स इंटू a कर देंगे तो i हो जाएगा, i इंटू a हो गया a माइनस 6a प्लस 11i इज इक्वल टू 6a इनवर्स। क्या सबको समझ में आया? अब इसको अगर मैं कंपेयर कर लूं इसके साथ, तो 6a इनवर्स के जगह में 6a इनवर्स है, a² के जगह में a² है, ca के जगह में -6a है, मतलब c का वैल्यू -6 हो गया। बोलो समझ में आया? और 11i के जगह में है di, तो d का वैल्यू हो गया 11 हो गया, तो ये वाला हो गया इसका आंसर, c का वैल्यू हो गया -6, d का वैल्यू हो गया 11, तो बीट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा तो एम है सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज सीखने को मिला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या चीज होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो चीज होता है जिसमें a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जो इक्वेशन मिलेगा पॉलिनोमियल का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसमें ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब a मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस जगह में मैं उसको सेटिस्फाई कराया था, कौन सी जगह में? ये जगह में सेटिस्फाई कराया था। सबको ये पता चलना चाहिए कि ये वाला लाइन कैसे आया, है ना? तो लैम्डा क्यूब का जगह में a³ 6a² 11a, ये 6 को उधर ले लिया, और सबको पता है मैट्रिक्स की थ्योरी में हम पढ़ चुके थे कि अगर हमारा एक पॉलिनोमियल में एक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराना है तो कांस्टेंट का जगह में हम i मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? बोला है कि a इज इक्वल टू दिस वन, देन एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a। ये क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और क्या है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स सबको पता होगा कैसे निकालते हो, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, याद है सबको? a इज इक्वल टू, अगर हमको ABCD लिखना है, अगर ये ABCD है तो एडजॉइंट क्या होता है? मेन डायगोनल का एलिमेंट को चेंज कर देते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे D आ जाता है, यहाँ पे A आ जाता है, और ये जो डायगोनल में है ये एलिमेंट सब में साइन चेंज हो जाता है, -b -c। याद आ रहा है? हाँ, तो अगर A इतना है तो एडजॉइंट इज दिस वन। तो ये हम थ्योरी में पढ़ लिए थे, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली उसी से बेस्ड है, लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा? a² 3a² प्लस 12a निकालना पड़ेगा। जस्ट कैलकुलेशन है खाली, लेकिन ये यही वाला क्वेश्चन भी था।
मतलब जेईई में बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेगा जो हम कर चुके होंगे, वो क्वेश्चन हमसे जल्दी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमको पूरा सिंपल मिलेगा, मतलब पूरा बोर्ड लेवल का बेसिस पे मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन जो सेट होता है, कैसे सेट होता है जेईई का क्वेश्चन? सेट होता है जो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल में रहता है। और इजी मीडियम का मेजॉरिटी पार्ट रहता है, 75 से 80% रहता है इजी और मीडियम से। इजी बोलने से काफी इजी रहता है, इफ यू विल ट्राई 30 या फिर अभी 25 क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन को अगर देख लोगे ना, यू विल सी कि तुमको 7-8 क्वेश्चन ऐसे काफी इजी मिलेगा जो कि पूरा बोर्ड लेवल का है, पूरा बोर्ड लेवल जैसा रहेगा। लेकिन अगर टाइम का प्रॉब्लम के चलते बच्चे उसको छोड़ के आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई योर फर्स्ट एम शुड बी यू विल सी ऑल द क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि ऑल द क्वेश्चन देखने के लिए 10-15 मिनट लगाओगे, ऐसे ओवरलुक कर दोगे, देखोगे कुछ क्वेश्चन जो है पूरा आसान है, किया हो गया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एंड सम क्वेश्चन विल बी रिपीटेशन, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन हो गए, होता है रिपीट भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता लेकिन कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होता ही। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है क्या टाइम मैनेजमेंट ठीक से होने से हमारा काम हो सकता है। कुछ क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन के लिए थोड़ा कम टाइम लगेगा। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारा 25 क्वेश्चन आता है 1 घंटा में मान लेते हैं, तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 1 घंटा में जो 25 क्वेश्चन होता है ऐसे एवरेज में निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.4 सेकंड सब क्वेश्चन के लिए मिलेगा। You will get some questions which you can do it in 5 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, और कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाएगा 3-4 मिनट। तो इन एन एवरेज यू आर गेटिंग दैट वन, नॉट फॉर ईच एंड इंडिविजुअल क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है। एंड मोर एवर जो पूरा टॉपर है, जो मतलब 100% स्कोर करना चाहता है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन करना है। बाकी 15-20 क्वेश्चन करने से भी काफी होता है। मैथ में मेजॉरिटी समय तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं बच्चे, बहुत सारे 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें भी बच्चे को मार्क मिल जाता है, अच्छा परसेंटाइल मार्क मिल जाता है, क्योंकि पूरा थ्रू आउट इंडिया ही देख लेते हैं, तो भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चा नहीं करता है, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, और वो टॉपर पूरा नहीं देता, मान लेते फुल स्कोर कर लिया, लेकिन उसका नीचे एक जन अगर 360 रख रहा है ना, दूसरा जन उसमें 20-25 मार्क कम रख लेता है, नहीं कि 360 के बाद 359, 358 ऐसे मार्क आता है। सो दैट इज रेयर केस जहां पे कि हर क्वेश्चन जो हो जाता है। बट अगर हम लोग 50% भी स्कोर कर लेते हैं ना, पूरा एग्जाम में अगर हम लोग 50% भी स्कोर कर लेते हैं ओवरऑल, देन वी विल गेट गुड चांस कि हमारा एनआईटी सब में तो अच्छी तरह हो जाएगा, एनआईटी में तो 100% हो जाएगा। फिर प्रिपेयर और करेंगे एडवांस के लिए तो हो जाएगा। एनीवे, चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं 3a² + 12a, तो 3 × a² का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो गया 3 × a² का वैल्यू, a² का वैल्यू हमारा आ गया 2 - 3 - 4 1, फिर से 2 - 3 - 4 1 प्लस 12a, 12 × a हो गया हमारा 2 - 3 - 4 1, मतलब खाली यही कैलकुलेशन करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दैट विल मेक इट, हो गया यहाँ पे कितना हो गया 3 × कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया हमारा कितना 4 - 4 + 12, 4 + 12 16 आ गया, ये आ जाएगा -6 - 3 दैट इज -9, ये -8 - 4 -12, ठीक है। तो हाँ, ये वाला हो गया हमारा 12 + 1 13 प्लस दिस इज योर 24 - 36 - 48 एंड 12। तो अब ये कितना हो जाता है देखते हैं ना, ये हो गया हमारा कितना 16 × 3 48 और 24, 48 में 24 ऐड करने से कितना हो जाएगा
72 है ना, -27 -36, I think it is -63, it is -36 -48, -36 -48 कितना होता है, -84 शायद, है ना, और ये हो गया 39 + 12 51। तो अभी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, 51 72, 51 72 यहाँ पे है और कहीं पे तो नहीं, हाँ यहाँ पे भी है, और हो जाएगा कि ये दोनों का खाली साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने से कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा 63 हो जाएगा, ये वाला 84 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन में हमको खाली ये बीच वाला कैलकुलेशन करना होता है, बाकी एडजॉइंट के लिए कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट 2/2 का हमको पता है कि डायगोनल का एलिमेंट चेंज होता है, मेन डायगोनल का, और इनका साइन चेंज होता है। ठीक है, खत्म ना ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देख लो। A is given to you this much और A into adjacent A is equal to A into A transpose. A into adjacent A is equal to A into A transpose. A into A transpose हम निकाल सकते हैं। Someone please tell me, A into adjacent A हम लोग क्या पढ़े थे? A into adjacent A in terms of determinant of A हम क्या पढ़े थे? A into adjacent A को determinant of A का फॉर्म में क्या पढ़े थे? mod A into I, याद करो। A into adjacent A में ओनली डायगोनल एलिमेंट पे ही वैल्यू रहता है, बाकी सब जीरो हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। और डायगोनल में जो एलिमेंट होता है वो सब क्या होता है, A11 C11 A12 C12 A13 C13, ऐसे टाइप का एलिमेंट आता है, जिसका वैल्यू होता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस वी हैव रेड, जस्ट चेक करना। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन जरूरत है नहीं, ये हमको ध्यान में रखना है। कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत है नहीं एक्चुअली में ये पार्ट का, क्योंकि करने के बाद भी हमको ही मिलेगा। सो व्हाई टू डू दिस? तो ये वाला पार्ट का हमको कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट का हमको करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, A into adjacent A is equal to A into A transpose। मतलब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मतलब ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है यहाँ पे। खाली ट्रिक बोलने से ये वाला पार्ट है खाली यहाँ पे। वो भी अगर नहीं जानते हो तो भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि ये नहीं जानते हो तो नहीं कर सकते हो, बट टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो ये हो जाएगा mod A into I is equal to A into A transpose 5A minus B 32, इसका ट्रांसपोज 5A minus B 32। आया ना सबको समझ में? This implies A का मॉड, यू कैन सी इसका मॉड अगर निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 10A plus 3B। क्या सही लिखा मैं? 10A plus 3B, 10A plus 3B into I हो गया 1001 is equal to इधर का मल्टीप्लिकेशन this into this 25 A square plus B square then we have this into this 15A minus 2B 15A minus 2B then we have this into this 15A minus 2B then हमारा कितना हो गया 9 plus 4 13
हमको तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एट द एंड हमको बोला है कि भाई बताओ वैल्यू किसका है, 5a प्लस बी का। 5a प्लस बी का वैल्यू पूछा है कितना है, तो मतलब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब बात हो गया कि ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वेट करना पड़ेगा। ये तो 10a प्लस 3b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं। 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। हम उसी इक्वेशन को लेंगे या फिर उसको इक्वेट करेंगे जहां पे हमको वैल्यू जल्दी से मिल सकता है। हम अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे, जरा सोचो 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। हम वेरीफाई कर सकते हैं बाद में, a और b का वैल्यू निकला तो उसको वेरीफाई करेंगे हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये काफी आसान सा चीज है नहीं कि ये वैल्यू इसको एक इसका इक्वेट करके हम वैल्यू निकालें। हम उसको इसको इक्वेट करेंगे जिसमें वैल्यू आराम से निकलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। हाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, इतना इक्वल टू 0। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10a प्लस 3b यहाँ पे हो गया, 10a प्लस 3b इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 13। अरे बोलो समझ में आया सबको? Yes. अब इसमें से तो हमको a का वैल्यू मिल गया क्या, 2b by 15, 13, हाँ 15 है, 2b by 15। तो डाल देते हैं 10 into 2b by 15 plus 3b is equal to 13। इतना हो गया। अब इसके साथ इसको कैंसिल कर लेते हैं, यार 2 हो गया 3 हो गया, तो इट इज 4b plus 9b, that is 13b। 13b by 3 is equal to 13, मतलब b का वैल्यू हो गया 3। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे 2 into 3, ठीक है ना। a is equal to 2b by 15। गड़बड़ आ रहा है क्या, a का वैल्यू 4b प्लस ये 9b 13b by 3। हाँ, b का वैल्यू आ गया 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into 3, 2 into 3 by 15, मतलब 2 by 5 आया। ओके, तो हमको पूछा है 5a प्लस b। 5a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 into 2 by 3, that is 2 plus b 3। तो ये हो गया हमारा कितना 5। क्या समझ में आया? Yes. तो हमारा यहाँ का आंसर जो है हमारा 5 हो गया, ये बिट बी है। ठीक है, एक चीज हम लोग खाली नहीं किए हैं, ये वाला पार्ट को वेरीफाई नहीं किए, चाहोगे तो वेरीफाई कर सकते हो, विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमको कि M is a 3x3 matrix such that M transpose into M is equal to I and determinant of A is equal to 1। determinant of M is equal to 1। तो हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है determinant of M minus I। तो इसका निकालने के लिए बोला है determinant of M minus I। determinant of M minus I कितना है ये हमको सवाल में पूछा है। M minus I का determinant का वैल्यू कितना है ये हमको सवाल में पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन दिया है मतलब गिवन है, इसका तो यूज होगा ही, इसका यूज होगा। देखते हैं इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। चलो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कि ये जो दिया है हमको क्या बोलते हैं उसको m माइनस है, जिसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है, देखते हैं उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू I का वैल्यू दिया है हमको कितना, m ट्रांसपोज इनटू m, तो उसको यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m, इसका यूज कर लिए। ओके, और यहाँ पे हमारा m है और हमको पता है कि m के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, सॉरी I के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट रहता है। तो इस m को मैं लिख सकता हूं I इनटू m, माइनस हो गया यहाँ पे। क्लियर इतना? चलो आगे देखते हैं। इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, इसमें से m अगर कॉमन ले लूंगा तो आ रहा है i
माइनस m ट्रांसपोज ओके इनटू m, इट इज कमिंग दिस वे। ऑलराइट, अब डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको अगर यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू B, A B का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, A का डिटरमिनेंट इनटू B का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे A के जगह में ये पूरा लिखा है, B के जगह में पूरा लिखा है। लेट अस राइट दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ m। तो इसका वैल्यू हमको दिया है 1, हम यूज कर लेंगे I माइनस m ट्रांसपोज। अब क्योंकि I एक यूनिट मैट्रिक्स है तो I के जगह में हम चाहेंगे तो I ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि I ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू I। तो हम इसमें I ट्रांसपोज कर देते हैं, साथ में लिख देते हैं एज I ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी डाल दें तो कुछ ऐसा आएगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m का ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ m हमारा हो गया 1। इतना तक क्लियर है ना? ओके, आगे देखते हैं। हमको पता है कि A का डिटरमिनेंट जो भी होता है, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, I माइनस m का ट्रांसपोज का जगह में I माइनस m लिख सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस m। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को m माइनस I चाहिए, तो उल्टा आ गया, तो क्या करेंगे, तो लिखते हैं इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -1 कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस I हो गया। अब बात हो गया -1 को हम कैसे यूज करें, k इंटू a का मॉड जो होता है k टू द पावर n इंटू a मॉड होता है, ये सभी को पता है ना। कांस्टेंट के साथ अगर डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट टू द पावर n हो गया ऑर्डर। यहाँ पे हमको ऑर्डर दिया है क्या, 3/3, मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी -1 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस I। तो -1 का क्यूब हो जाता है माइनस, तो इट इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस I। क्लियर ना? अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस I। तो अगर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊं तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस I इज इक्वल टू 0, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस I इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया?